Hello everyone, and welcome back. I hope you all are doing well. Today, we will start the chapter "A Truly Beautiful Mind" मीन्स एक सच में जिस माइंड को हम अच्छा कह सकते हैं वो कौन सा कैसा माइंड है. Before you read, there is first question that I want to discuss with you. What do you think when you hear the word genius? Who is genius? What quality do you think a genius has? फॉर दैट मैं आपको डायरेक्टली एक हिंट देना चाहती हूँ. देर इज़ अ मूवी विद नेम जीनियस. आप उस मूवी को वॉच करना, देखना कि उस मूवी में वो जीनियस की डेफिनेशन क्या देते हैं. इट्स योर टास्क, यू हैव टू फाइंड योर सेल्फ एंड राइट मी बैक what definition you get from that movie. Okay, so let's start the chapter. Albert Einstein was born on 14th March 1879 in the German city of Ulm without any indication that he was designed for greatness. On the contrary, his mother thought Albert was a freak. To her, his head seemed too much too large. एल्बर्ट आइंस्टीन जो एक साइंटिस्ट, ग्रेट साइंटिस्ट थे, वो 14 मार्च 1879 में जर्मन सिटी के अल्म में पैदा हुए थे. विदाउट एनी इंडिकेशन. ये तो किसी को भी इंडिकेशन नहीं रहता ना कि ये प्रधानमंत्री बनने के लिए पैदा हुआ है, ये किंग बनेगा, ये क्वीन बनेगी, या ये आईएएस बन रहा है या पीसीएस बनेगा. नो, हमारे पास ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई इंडिकेशन हमारे पेरेंट्स के पास नहीं होता कि किस पर्सन को कैसे डिज़ाइन किया गया है. बट इसके अपोजिट उसकी मदर क्या कहती थी कि ये बहुत फ्रिक है, मीन्स बहुत ही परेशान करने वाला और अजीब सा बच्चा है, जिसका कि जो हेड है वो बहुत लार्ज है उसकी एज के अकॉर्डिंग. एट द एज ऑफ 2.5 आइंस्टीन स्टिल वॉजेंट टॉकिंग. जब वो 2.5 ईयर का था वो तब तक भी बोल नहीं पाता था. रिमेंबर दिस की पॉइंट्स. When he finally did learn to speak, he uttered everything twice. और जब फाइनली उसने बोलना सीखा तो सारी चीज़ें दो दो बार बोलता था. Einstein did not know what to do with other children and his playmates called him brother boring. उसको नहीं पता था कि उसको उन सबके साथ क्या करना है, बिकॉज जितने भी उसके प्लेमेट्स थे वो सब के सब उसको ब्रदर बोरिंग बोलते थे. सो द यंगेस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ. मच ऑफ द टाइम ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज. और जो ये यंगेस्ट था, मीन्स जो ये एल्बर्ट आइंस्टीन थे, वो हमेशा अकेले ही खेलते थे. ही स्पेशली लव मैकेनिकल टॉयज. और स्पेशली उसको बहुत सारे मैकेनिकल टॉयज से ही पसंद थे. लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर माजा, ही इज सेड टू हैव शेड फाइन, बट वेयर इज़ हर व्हील्स. अब वो अपनी न्यू बॉर्न सिस्टर की साइड देखता है और अपनी मदर से क्या पूछता है कि ठीक है, ये सब ओके है, ये मेरी सिस्टर है, बट उसको तो उसमें भी एक मैकेनिकल थिंग दिखाई दे रही थी ना. तो अपनी मदर से पूछता है कि बट इसके व्हील्स कहाँ है, उसके पहिए कहाँ हैं. A headmaster once told his father what was Einstein close to as a profession wouldn't matter because he'll never make a success at anything. वो कहता है कि इसको कोई भी प्रोफेशन कि आप ये कोई प्रोफेशन नहीं कर पाएगा कभी भी, बिकॉज जो इसका माइंड सेट है इसके साथ इसको कोई भी सक्सेस नहीं मिलेगी. आइंस्टीन began learning to play the violin at the age of 6 because his mother wanted him to. He later became a gifted amateur violinist, maintaining this skill throughout his life. जब वो 6 साल का था उसकी मदर चाहती थी कि वायलिन प्ले करना सीखे, तो वायलिन प्ले करना सीखता है. और थ्रू आउट द लाइफ वो एक एमेच्योर, मीन्स जिसको प्रोफेशनली नहीं आता बट वो फिर भी पर्सनल इंजॉयमेंट के लिए उस चीज़ को प्ले करता है. वो थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द हिज लाइफ वो एक एमेच्योर वायलिनिस्ट बने रहे. बट एल्बर्ट आइंस्टीन वॉट नॉट a bad pupil. He went to high school in Munich, where Einstein's family had moved when he was 15 months old, and scored good marks in almost every subject. Einstein hated the school's segmentation and often clashed with his teachers. At the age of 15, Einstein felt so shifted that he felt the school for good. बट जो आइंस्टीन था वो एक बुरा शिष्य नहीं था. वो फाइनली वो मुनरिच पहुंचता है अपनी 10th क्लास की हाई स्कूल की पढ़ाई के लिए, जहाँ से वो मूव कर गए थे जब वो 15 मंथ्स की थी ओनली. उसको अपना पुराना स्कूल क्योंकि पसंद नहीं था, क्योंकि वहाँ के जो रूल्स थे वो बहुत स्ट्रिक्ट थे और उनको उन जो में वो बहुत शिफ्टेड होकर पढ़ना पसंद नहीं करती कि वो एक ही पॉइंट पर अटके हुए और उसी पॉइंट को पढ़ना है. एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन में उनको चीज़ें
पढ़नी पसंद नहीं थी। द प्रीवियस ईयर एल्बर्ट्स पेरेंट हैव मूव टू मिलान एंड लेफ्ट देयर सन विद रिलेटिव्स। आफ्टर prolonged discussion, Einstein got his wish to continue his education in German speaking Switzerland, in a city which was more liberal than Munich. अब बहुत सारी बातें होने के बाद उसके जो पेरेंट्स हैं वो उसको उसके रिलेटिव्स के पास छोड़कर चले जाते हैं। बहुत सारी बातें करने के बाद, डिस्कशन करने के बाद, बिकॉज ही वांटेड टू कंप्लीट हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड, जो कि मुनरिच से बहुत ज़्यादा लिबरल लिबरल स्कूल था। वहाँ बहुत ज़्यादा जो सबकी अपनी बेसिस थी, सबकी अपनी अंडरस्टैंडिंग थी, जितने भी न्यू आइडियाज़ आ रहे थे उन सबकी रिस्पेक्ट हो रही थी। Einstein was highly gifted in mathematics and interested in physics, and after finishing school, he decided to study at University of Zurich. But science wasn't the only thing that appealed to the dashing young man with the world's mistake. और कहता है कि आइंस्टीन बहुत ही गिफ्टेड थे, बहुत अच्छा मैथमेटिक्स था उनका, उनको फिजिक्स में इंटरेस्ट था, और अपना स्कूल फिनिश करने के बाद वो यूनिवर्सिटी जाने की सोचते हैं जूरिच में। जो वहाँ सिर्फ एक ही चीज़ थी जो उनको जो उनको बहुत प्लीज़ करती थी, वो थी साइंस। दीज आर टू पिक्चर्स ऑफ आइंस्टीन एट द एज ऑफ 21 और जैसे कि आज के टाइम पर हम उनको याद करते हैं। 21 के एज वाले आइंस्टीन को हम याद नहीं करते, बट हम उनको याद करते हैं जब वो 76 ईयर के थे। He also felt a special interest in a fellow student, Melba Merrick, whom he found to be the cleverest creature. वो अपने उनका एक स्पेशल इंटरेस्ट है, उनका जो एक फेलो स्टूडेंट था, जो फेलो स्टूडेंट थी वहीं पर मेलविया मैरिज में, और उसको एक फाउंड करते क्लेवर क्रिएचर के जैसे। दिस यंग साब हैड कम टू स्विट्जरलैंड बिकॉज द यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिच वॉज ओनली ऑफ द फ्यू इन यूरोप वेयर वुमेन कुड गेट डिग्रीज। अब वो लेडी यहाँ तक क्यों आई थी, वो यंग गर्ल यहाँ तक क्यों आई थी, बिकॉज यूरोप में बहुत ही कम यूनिवर्सिटीज ऐसी थी जो कि गर्ल्स के एजुकेशन के लिए पढ़ाती थी, उनको डिग्रीज प्रोवाइड कराती थी। दैट्स व्हाई शी वर देयर। आइंस्टीन सॉ इन हर एन एले अगेंस्ट इन फिलिस्तीन्स, those people in his family and at the university with whom he was constantly at odds. The couple fell in love. Letters survive in which they put their affection into words. Mixing science with tenderness, wrote Einstein, how happy and proud I shall be. We both have brought our work on relativity to a victorious conclusion. और अब वो कहते हैं कि उसको बहुत एक अच्छा लगता वो मिला था, एले एक फ्रेंड उसको मिली थी जिसको कि ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था लिटरेचर, म्यूज़िक और आर्ट में। उसको एक फ्रेंड ही मिला जो कि उसके सेम इंटरेस्ट का था, तो धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, और वो बहुत खुश थे बिकॉज उनका सेम इंटरेस्ट था, सेम प्रोजेक्ट्स पर वो काम करते थे, और उनकी जितना भी वो काम करते थे, जो भी वो प्रोजेक्ट साथ में करते थे, उनका जो कंक्लूजन होता था वो विक्टोरियस होता था। मीन्स उसका जो भी प्रोजेक्ट उन्होंने साथ में किए वो सक्सेसफुल थे। In 1900, at the age of 21, Albert Einstein was a university graduate and unemployed. He worked as a teaching assistant, gave private lessons, and finally secured a job in 1902 as a technical expert in the patent office in Bern. 1900 में जब वो 21 साल की एज के थे, वो ग्रेजुएट थे और अनएम्प्लॉयड थे, उनके पास कोई जॉब नहीं थी। उन्होंने डिफरेंट काम किए, जैसे कि उन्होंने टीचिंग की, प्राइवेट ट्यूशन्स दिए, और 1902 में उन्होंने फाइनली एक जॉब मिली। आइंस्टीन वाइल ही वॉज सपोज टू बी असिस्टिंग अदर पीपल्स इन्वेंशन, जहाँ उसको सपोज किया गया था कि असिस्ट करेंगे दूसरे पीपल की इन्वेंशंस को। आइंस्टीन वॉज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज इन सीक्रेट, और आइंस्टीन क्या कर रहे थे, सीक्रेट में अपने आइडियाज़ को डेवलप कर रहे थे। ही इज सेड टू हैव जॉकलिंग कॉल्ड हिज डार्क डेस्क ड्रॉअर एट वर्क द ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स, और वो अपनी जो डेस्क का ड्रॉअर था उसको मजाक में बोलते थे कि ये मेरा ब्यूरो है थियोरेटिकल फिजिक्स का। One of the famous papers of 1905 was Einstein's special theory of relativity, according to which time and distance are not absolute. In
Indeed, two perfectly accurate clocks will not continue to show the same accurate if they come together again after a journey if one of them had been moving very fast relative to the other. From this followed the world's most famous formula which describes the relationship between mass and energy E is equal to mc square. अब एक फेमस पेपर था जिसमें कि 1905 में आइंस्टीन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पब्लिश की, जिसमें उसने दिखाया कि आप कितनी भी एक्यूरेट टू क्लॉक्स को ले लो, उनको एक टाइम के लिए फिक्स करके रख दो कि हमने अभी ये टाइम फिक्स किया है दोनों में एक साथ, कुछ टाइम बाद देखोगे तो उनकी भी जो पेस है वो डिफरेंट होगी। वो उसको डिस्क्राइब करते हुए अपना एक फेमस फॉर्मूला देते हैं, दैट इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, वेयर इज स्टैंड फॉर एनर्जी, एम फॉर मास एंड सी फॉर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ये आपके साइंस टीचर अच्छे से बता सकते हैं ना। वो कहते हैं कि व्हेन यू सिट विद अ नाइस गर्ल फॉर 2 hours इट सीम्स लाइक 2 minutes। कि आप एक अच्छी लड़की के साथ जब 2 घंटे के लिए बैठते हो तो आपको 2 minutes के इक्वल लगती है, बट जब आप एक हॉट स्टोव के सामने 2 minutes के लिए बैठते हो तो आपको वो 2 घंटे के जैसा लगता है। दैट्स इट रिलेटिविटी, कि ये है रिलेटिविटी का फॉर्मूला। While Einstein was solving the most difficult problems in physics, his private life was unraveling. Albert has wanted to marry Valvia right after finishing his studies, but his mother was against it. So she thought Melvia was 3 years older than her son, was too old for him. अब जब आइंस्टीन ये सब चीज़ें कर रहे थे, फिजिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, उस टाइम तक उन्होंने अपनी प्राइवेट लाइफ को अनरेवलिंग रखा। वो मेलविया से शादी करना चाहते थे, बट उनकी मदर को लगता था कि वो उससे 3 साल बड़ी है और उनके बेटे से शादी करने के लिए ज़्यादा एज की गर्ल है। सी इज़ सी इज़ अ बुक लाइक यू, हिज मदर सेड। आइंस्टीन पुट द वेडिंग ऑफ। उसको कहते हैं कि वो तुम्हारे लिए तुम्हारे एक बुक के जैसी है, और इस बात को सुनकर आइंस्टीन जो है पुट ऑफ कुछ दिनों के लिए शादी को पोस्टपोन कर देते हैं। द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903 and had 2 sons. But a few years later, the marriage faltered. Melvia, meanwhile, was losing her intellectual ambition and becoming an unhappy housewife. अब ये पेयर जो था, ये कपल जो था उनका, उन्होंने जनवरी 1903 में शादी कर ली। उनके 2 बेटे थे, बट आफ्टर सम टाइम मेलविया जो थी वो थोड़ी फ्लैटर्ड होगी, उनकी शादी थोड़ी बेकार होने लगी, बिकॉज जो मेलविया थी वो एक पढ़ी लिखी लड़की थी, एक इंटेलेक्चुअल लड़की थी। उस टाइम पर वो पढ़ रही थी, तो जो उसकी इंटेलेक्चुअल एम्बिशन था वो उसको किस चीज़ में चेंज कर देता है, अनहैप्पी हाउसवाइफ में। आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग द कपल फाइनली डिवोर्स इन 1919। आइंस्टीन मैरिड हिज कजिन एल्सा द सेम ईयर। और बहुत कंटिन्यूसली फाइटिंग के बाद जो कपल था उन्होंने फाइनली 1990 में डिवोर्स लिया और आइंस्टीन ने अपनी कज़न से शादी कर ली। आइंस्टीन्स न्यू पर्सनल चैप्टर coincided with his rise to world fame. In 1915, he had published his general theory of relativity, which provided a new interpretation of gravity. अब उसने एक और अपनी जो फेम उनको किस चीज़ से मिला, जब 1915 में उन्होंने अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी, जिसने की एक न्यू इंटरप्रिटेशन, जिसने दिया ग्रेविटी को। एस्लिप्स ऑफ द सन इन द 1919 ब्रॉट प्रूफ दैट इट वॉज एक्यूरेट। और 1919 में एक सूर्य ग्रहण होता है जिसने कि उनकी थ्योरी को प्रूफ किया, सही प्रूफ किया। आइंस्टीन हैज़ करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस द एक्सटेंस ऑफ विच ऑफ द लाइट फ्रॉम फिक्स्ड स्टार्स वुड बी डिफेक्टेड थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड। द न्यूज़पेपर प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज अ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन। और उसकी जो थ्योरी प्रूव होने के बाद जो न्यूज़पेपर है उसने उनकी थ्योरी को उनको ग्रेटिट्यूड देते हुए प्रोक्लेम किया कि जो उनका काम है वो एक साइंटिफिक रिवॉल्यूशन है। आइंस्टीन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921। ही वॉज सॉर्ड विद ऑनर एंड इन्विटेशन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड लॉडेड बाय द प्रेस। और उनको 1921 में नोबेल प्राइज़ मिला फिजिक्स के लिए। एज यू ऑल नो, Nobel Prize are rewarded in many fields.
उनको बहुत ज़्यादा ऑनर्स और इनविटेशन मिलने गए ऑल ओवर द वर्ल्ड, और प्रेस भी उनको काफ़ी ज़्यादा उनकी तारीफ़ करती थी। व्हेन द नाजीज केम टू द पावर इन जर्मनी इन 1933, आइंस्टीन एमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स। जब नाजीज जर्मनी में थ्रोन पर आए, पावर में आए, तो आइंस्टीन एमिग्रेट हो गए थे यूनाइटेड स्टेट्स को। 5 years later, द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिजन इन बर्लिन हैड अमेरिकन फिजिशियन इन एन अप्रोर। और जो 5 साल बाद जो न्यूक्लियर की डिस्कवरी थी, वो अमेरिकन फिजिसिस्ट को लिए एक अप्रोर था, एक बहुत सैड कर दिया था उन चीज़ों को। मैनी ऑफ देम हैड फ्लेड फ्रॉम फैसिज्म जस्ट एन आइंस्टीन हैड, एंड नाउ दे वर अफ्रेड ऑफ नाजीज कुड बिल्ड एंड यूज़ एन एटॉमिक बॉम्ब। अब उनमें से बहुत सारे डर गए थे कि जो नाजीज है, कि वे कहीं ऐसा कोई बॉम्ब बनाकर जो एटॉमिक बॉम्ब है वो ब्लास्ट ना कर दे। एट द अर्जिंग ऑफ अ कॉलीग, आइंस्टीन रोट अ लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रोस्टवेग on 2nd of August 1939, in which he warned a single bomb of this type exploded in a port might very well destroy the whole port together with some of the surrounding territory. अब एक अपने कलीग की अर्ज करने पर, उसकी कहने पर, उन्होंने एक जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे उनको एक लेटर लिखा। उसमें करता है कि एक छोटा सा बॉम्ब इस टाइप का अगर एक पोर्ट पर एक्सप्लोड हो जाए तो वूल पोर्ट को भी डिस्ट्रॉय कर देगा, और उसकी आसपास की जो टेरिटरीज है, जो आसपास का एरिया है, उसको भी ख़त्म कर देगा। हिज वर्ड डिड नॉट फेल टू हैव एन इफेक्ट। उसके वर्ड्स का फेल नहीं हुए थे उसके इफेक्ट का। द अमेरिकन डेवलप द एटॉमिक बॉम्ब इन अ सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओन। और अमेरिकन्स ने एक अपना बनाया, ड्रॉप किया, अपना एक प्रोजेक्ट बनाया सीक्रेट, जिसमें कि उन्होंने एटॉमिक बॉम्ब तैयार किया। एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द जापानीज सिटीज़ ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945। और उन्होंने उस जो एटॉमिक बॉम्ब थे उनको जापान की 2 सिटीज़ पर, हिरोशिमा और नागासाकी पर प्रोजेक्ट किया, ड्रॉप कर दिया वहाँ। आइंस्टीन वॉज डीपली सेकंड बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन। वो बहुत ज़्यादा हर्ट हुए इस चीज़ से। दिस टाइम ही रोट अ पब्लिक मैसेज टू द यूनाइटेड नेशन। इन इट ही प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट। अब वो दिस टाइम उन्होंने एक लेटर लिखा, किसको? यूनाइटेड नेशंस को। उसमें उन्होंने प्रपोज किया एक वर्ल्ड गवर्नमेंट की। अनलाइक द लेटर टू रोस्टवे, दिस वन मेड नो इम्पैक्ट। और अनलाइक उसके जैसे इसने भी कोई इम्पैक्ट नहीं किया। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड, आइंस्टीन गॉट ओवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स, गेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्डअप एंड यूजिंग हिज पॉपुलैरिटी टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी। अब इन चीज़ों का उस पर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा था, तो उन्होंने अगले 10 साल के लिए, डिकेड होता है 10 साल का पीरियड, अपने आप को किस चीज़ में इन्वॉल्व किया? पॉलिटिक्स में। उन्होंने अपने पास लोग इकट्ठे किए, अपनी पॉपुलैरिटी से उन्होंने कैंपेन से स्टार्ट की, कैंपेन जितनी भी, और उसमें पीस के लिए और डेमोक्रेसी के लिए बातें स्टार्ट की। व्हेन आइंस्टीन डाइड इन 1955 एट द एज ऑफ 76, ही वॉज सेलिब्रेटेड एज अ विजनरी एंड वर्ल्ड सिटीजन एज मच एज साइंटिफिक जीनियस। और जब 1955 में उनकी डेथ हुई 76 की एज में, उनको कैसे सेलिब्रेट किया? अ विजनरी एंड वर्ल्ड सिटीजन। उनको एक विजनरी, जो कि एक दृष्टि देने वाले थे, और वर्ल्ड सिटीजन मीन्स वो एक ही कंट्री के नागरिक नहीं थे, वो वर्ल्ड के नागरिक थे। एज मैच एज ए साइंटिफिक जीनियस। और उनको जो इनके साथ ही उनको एक साइंटिफिक जीनियस के जैसे भी देखा गया। दैट्स इट ऑल अबाउट एल्बर्ट आइंस्टीन। आई होप you all understand it well. Okay, bye, take care and read it well.